ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, केस है जी साकिब चद्दड़ वर्सेस मोमिना इकबाल। ताज़ा तरीन अपडेट ये है कि आज हमजा हबीब जो कि मोमिना इकबाल के होने वाले नहीं बल्कि हो चुके शौहर हैं, वो भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। आज उनकी पेशी थी, अदालत में मौजूद थे। उनकी जानिब से ये कहा गया है कि मोमिना इकबाल इस वक्त मेरी होने वाली नहीं बल्कि हो चुकी बीवी है। 2 रोज़ पहले हम निकाह कर चुके हैं और उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि वो मेरी बब्बर शेरनी है और मैं उसके साथ खड़ा हूँ। उन्होंने ये भी कहा कि साकिब चद्दड़ पहले भी ऐसी हरकतें करते रहे कि जिससे भी मोमिना की शादी रिश्ते की बात होती उसको डराते धमकाते या फिर कुछ ऐसी बातें मुतनाज़ बातें करते कि रिश्ता ना हो पाए। तो मेरे साथ भी उन्होंने यही कुछ करने की कोशिश की और अपने बहुत सारे आसपास लोगों से मुझे कॉल्स करवाएं कि कुछ ले दिला लें, कुछ पैसों वैसों की ऑफ़र्स भी आई, लेकिन ये रिश्ता ना करे। लेकिन मैंने कहा कि ऐसा नहीं होगा। ये है जी ताज़ा तरीन इस केस की अपडेट। अब बात हो रही है जी होंडा स्विक की, फॉर्चूनर गाड़ी की, फिर ये कि ये जो इतने ज़्यादा तोहफे तहाइफ दिए गए हैं ये वापस किए जाएं। साकिब चद्दड़ साहब और उनके जो वकील साहब हैं मियाँ अली इशफाक साहब, उनकी जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है और फिर आपको पता है ना, किसी भी खातून की करेक्टर असैसिनेशन करना, उसके ऊपर सवाल, उसकी ज़ात पे या फिर उसके करेक्टर पर क्वेश्चन मार्क लगाना इस सोसाइटी का फेवरेट मशगला है। उस पर भी बात करेंगे, लेकिन चद्दड़ साहब के थोड़ा सा बैकग्राउंड की तरफ चलते हैं। वो गुर्दे बेचते थे, फिर वो हमारी असम्बलियों तक पहुंच गए और अब आजकल वो लोगों की इज्जतें बेचते हैं। मोमिना इकबाल साहिबा की इज्जत बेचने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये तकरीबन कोई 2015-17 का स्कैंडल है। 13 से उन्होंने बताया था कि वो इस स्कैंडल में मुलव्विस रहे हैं, काम करते रहे। फिर डॉक्टर फवाद, जिनके वो ख़ुद को कज़न बताते हैं कि मैं सिर्फ लोगों को लेके आता था और उसके कोई 20,000 50,000 रुपये लेते थे और लोगों के गुर्दे यानी डोनर लेके आते थे। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये गुर्दा चोर साहब जो हैं वो MPA बनकर असम्बली तक पहुंच गए। और दूसरी अहम बात यह है कि CCD कहाँ पर है। जब भी किसी भी खातून से हिरासमेंट का वाक़या होता है या कोई भी इस तरह का मामला होता है तो CCD फ़ौरन एक्टिव हो जाता है, फ़ौरन से पहले सॉफ्टवेयर भी अपडेट होता है, वीडियो भी आती है। इस केस में थोड़ी चीज़ें मुख्तलिफ हो रही हैं, लेकिन हमारी CM वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ साहिबा की जानिब से बाकायदा तौर पर यह बताया गया है कि ख़वातीन रेड लाइन है और इस केस को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। सबसे पहले इसी मामले पर बात करेंगे जी मोहम्मद अयाज शुजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप सीनियर सहाफ़ी हैं और आप वही सहाफ़ी हैं जिन्होंने ये गुर्दा स्कैंडल सबसे पहले आवाम तक लाए थे। उस वक्त आप एक निजी चैनल के साथ थे और ये गुर्दा स्कैंडल की जो कहानी थी कि पिछले इतने सालों से ये गिरोह है जो कि बाहर से लोगों को लाता, पाकिस्तान के डोनर्स लेता और उनके बाद जो है वो इलीगल गुर्दों की ट्रांसप्लांटेशन होती थी। आपने ही ये स्टोरी ब्रेक की थी, आपने ही इस पे काम किया था। सर, आपको खुशामदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। और इसके साथ साथ स्टूडियोज़ में जावेद इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, सीनियर सहाफ़ी हैं। सर, आपको खुशामदीद कहते हैं। मोहम्मद अयाज साहब, सर आपसे आगाज़ करना चाहूँगी। गुर्दा स्कैंडल केस आपने ही इसे ब्रेक किया, आप ही ये बड़ी खबर स्क्रीन पर लाए और अब तकरीबन कोई 10-11 साल के बाद दोबारा से वो तमाम चीज़ें सामने आ रही हैं। सर, ये गुर्दा चोर मुल्जिम और उसके बाद वो हमारी असम्बलियों तक पहुंच गए। बिल्कुल, ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि पाकिस्तान में जो जितना बड़ा नाजायज़ फरोश या आप समझ लें कि गैर कानूनी काम करने वाला है वो उतने ही बुलंद ईवानों तक पहुंच जाते हैं। ये जिस आप स्टोरी का हवाला दे रही हैं, ये हमने जून 2017 में FIA के साथ मैंने एक रेड किया था EMI सोसाइटी में जी। वहाँ पे डॉक्टर फवाद एक ओमान से आई हुई खातून थी जिनका गुर्दा ट्रांसप्लांट कर रहे थे और जब हम वहाँ पहुंचे तो FIA की टीम ने दरवाज़ा इनको बेल करते रहे, ये नहीं खोला और उससे पहले ही वो टीम जो थी वो दीवारें फांद कर हम उस कोठरी में दाखिल हो चुके थे। सही। तो वहाँ पे जो सबसे बड़ा इंसानी अलमिया हमने देखा कि जिस शख्स का गुर्दा लिया गया था वो फर्श पर एक जानवर की तरह, जैसे आप ईद कुर्बान पे नहीं बकरे को ज़िबा करके फेंक देते फर्श पे और उसके ठंडा होने का इंतजार करते हैं, तो वो फर्श पर पड़ा तड़प रहा था और उसका पेशाब खता हो चुका था क्योंकि उसका गुर्दा निकाला गया था। वो उस वक्त बड़ी क्रिटिकल कंडीशन में था और उसकी तरफ किसी की तवज्जो नहीं थी, लेकिन वो मानी खातून जिसके वहाँ पे अजीज़ो कारब भी मौजूद थे, उसके करीबी अजीज़ो कारब साथ आए हुए थे
और उन्होंने उस वक्त जब हम ये कैमरे से वीडियो बना रहे थे, मेरे पास आज भी वो जिस निजी चैनल में मैं काम करता था उसकी फुटेजेस मौजूद है कि वो सख्ती से मना कर रहे थे कि हमारी फुटेज ना बनाई जाए। उनका ऑपरेशन चल रहा था, जब हमने रेड किया ऑपरेशन चल रहा था उस वक्त ये डॉक्टर फवाद जो थे ये परेशान हो गए, तो इनको एफआईए की टीम ने हिदायत की कि आप अपना ऑपरेशन जारी रखें, आपको कुछ नहीं कहा जाएगा। क्योंकि उस वक्त ऐसा कुछ भी करना जो था वो उस औरत की भी जिंदगी यानी खतरे में डालने वाली बात थी। उस वक्त उस जो डायरेक्टर एफआईए पंजाब थे डॉक्टर उस्मान अनवर, जिनकी हिदायत पर ये छापा मारा गया, उन्होंने उनसे राब्ता किया गया। उन्होंने मेयो हॉस्पिटल में फौरन बाद ऑपरेशन उस औरत और उस बच्चे का जिसका गुर्दा लिया गया था उनको बताया गया कि इस बच्चे की भी हालत बहुत खराब है। उन्होंने उस वक्त जो महकमा सेहत के आला काम थे उनसे राब्ता करके फौरी तौर पर एम्बुलेंसेज अरेंज की, इनको वहां पे शिफ्ट करवाने के इंतजाम मुकम्मल किए और हमारी मौजूदगी में वो गुर्दा ट्रांसप्लांट हुआ। उसके बाद डॉक्टर फवाद को गिरफ्तार किया गया। एम्बुलेंस में उस मरीजा को और उस नौजवान को, शायद जिसकी जान भी खतरे में थी क्योंकि वो पीला पड़ा हुआ था उस वक्त जब हम वहां पहुंचे, वो बिल्कुल उसमें यानी ऐसा लग रहा था शायद ये कुछ अरसे में मर जाएगा, उसको भी वहां पे शिफ्ट किया गया। जब डॉक्टर फवाद से तहकीकात की गई तो फिर ये चदर साहब और इनके कजन वगैरह सामने आए कि ये एक बहुत बड़ा गैंग था डॉक्टर फवाद साहब का, और डॉक्टर फवाद जो थे इस गैंग के जरिए ना सिर्फ वो गुर्दा डोनर क्रिएट करते थे, इस गैंग का एक हिस्सा वो था जो अरब ममालिक में जहाँ पे कोई इस सिलसिले में कानून मौजूद नहीं है, क्योंकि आप वेस्टर्न वर्ल्ड में अगर ऐसा कुछ करेंगे तो वहां पे कानून मौजूद है, उनकी हुकूमत इस चीज पे अपने शहरियों के खिलाफ एक्शन भी ले सकती है। तो अरब ममालिक में खसूसन जहाँ पे कानून मौजूद नहीं थे, सऊदीया, यूएई, कतर, बहरैन, ओमान वगैरह, वहां से ये इस तरह के मरीज अरेंज करते थे। उस ग्रोह का एक बैनुल अक़वामी हिस्सा ये था। जो मकामी हिस्सा था वो चदर साहब और उनके भाई वगैरह थे, जो ना सिर्फ इनको गुर्दा डोनर्स अरेंज करके देते थे बल्कि इनके पास कुछ ऐसी जगहें भी मौजूद थी, यानी सेफ हाउसेज, जैसे हमने वो ईएमआई सोसाइटी की उस प्राइवेट कोठी में छापा मारा, ऐसे सेफ हाउसेज जहां पे ऑपरेशन थिएटर बनाकर वहां पर ये मजमूम धंधा किया जाता था। अब जब उस खातून के अजीजो कारब से एफआईए ने तहकीकात की कोशिश की और उनको ये यकीन दिलाया कि उनकी मरीजा की जिंदगी खतरे में नहीं है, वो हमने बचा ली है और उनका ट्रीटमेंट बहुत स्टेट ऑफ द आर्ट होगा, तब उन्होंने बताया कि उस वक्त उन्होंने कितनी भारी रकम डॉक्टर फवाद को इस सिलसिले में अदा की थी। और जब उस लड़के से मैंने पूछा जिसको इन्होंने गुर्दा निकाल कर फेंका हुआ था, तो उसको उस वक्त 3.5 लाख रुपए में वो गुर्दा उससे खरीदा गया था। उस रकम का आप इससे अंदाजा लगा लें कि उस 3.5 लाख को आप 100 गुना से भी ज्यादा डबल करें, उससे भी ज्यादा ज़रब दें, तो वो रकम बनती है जो उस उमानी खातून के अजीजो कारब से ली गई थी। तो ये उस पूरे छापे की रुदात थी, जिसके बाद तहकीकात में फिर बहुत सारे केसेस सामने आए डॉक्टर फवाद की। उसमें उस वक्त के वाईडीए के सेक्रेटरी भी शामिल थे और मैंने, हमारे वहां पे एक प्रोग्राम होता था, उसकी जो एंकर पर्सन थी उनके साथ जाकर उनसे भी हमने इंटरव्यू किया और वो इंटरव्यू देने पे तैयार नहीं थे। फिर एफआईए वालों ने अपनी खसूसी मेहरबानी उन पे की, वो कैमरे पे आने के लिए तैयार नहीं थे, तो उनको फिर समझाया गया कि ये जो आप काम कर रहे थे वो एनेस्थेसिया स्पेशलिस्ट थे और उन्होंने उनको फिर कुछ अच्छे तरीके से समझाया, जैसे हमारी पुलिस भी सॉफ्टवेयर अपडेट करती है। फिर तैयार हुए वो, उनका भी उस वक्त हमने वो इंटरव्यू किया कि आप इतनी अहम यानी पोजीशन में हैं, आप वाईडीए के सेक्रेटरी हैं इस वक्त और आप एनेस्थेसिया देते फिर रहे हैं ऐसे मरीजों को जो कि बिल्कुल गैर कानूनी तौर पे पाकिस्तान लाए जाते हैं और गैर कानूनी उनको गुर्दे लगाए जाते हैं। ये वो सारी कहानी थी और उस वक्त ये एक बहुत बड़ी सियासी शख्सियत थी जिनके वजह से साकिब चद्दड़ और इनके अजीजो कारब जो थे वो महफूज रहे उस वक्त एफआईए की कार्रवाई से। कुछ इनके वकला बहुत तगड़े थे और इनको गिरफ्तार नहीं किया जा सका था उस वक्त। सही। मुझे सर ये बताइए कि जिनकी वजह से आपने कहा कि ये साकिब चद्दड़ और इनके बाकी साथी बच गए थे, क्योंकि डॉक्टर फवाद तो आज भी उसी केस में जेल काट रहे हैं, वो जेल में सड़ रहे हैं। मुझे सर ये बताइएगा कि वो सियासी शख्सियत का ताल्लुक किस जमात से था? वो क्या अभी भी हमारी काबीना का हिस्सा है, मौजूद हैं क्या वो अभी भी?
नहीं, अब वो पसे पर्दा चले गए हैं, और चूंकि उनका इस केस से तो ताल्लुक कोई नहीं था। सही। ये उस वक्त एफआईए की तहकीकात में साबित हो गया, क्योंकि बाद में भी जब वो अपोजिशन में चले गए थे तो हुकूमत ने उनके खिलाफ ये तहकीकात करवाने की कोशिश की, लेकिन उनका नाम इस्तेमाल किया जा रहा था। उनका साकिब या उसके कारोबार से कोई ताल्लुक नहीं था, और साकिब उनके सपोर्टर जरूर थे, और उसका वो फायदा उठाते थे, और उनके भाई भी फायदा उठाते थे, और बाकी काम उनके वकला ने उस वक्त किया था। फौरी तौर पर तो इनके एक साकिब के करीब अजीज गिरफ्तार हुए थे, ये खुद नहीं हुए थे, ये समझदार थे, ये सामने आए ही नहीं, सही। ये सामने सर, थे भी नहीं उस वक्त। अयाज शुजा साहब, उनकी समझदारियां तो हम सर आज तक देख रहे हैं। मैं वापस आपके पास आती हूँ, जावेद इकबाल साहब स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। साकिब साहब की समझदारियां जो हैं वो आज तक हम देख रहे हैं। वो पार्लिमानी सेक्रेटरी बन गए सर, वो एमपीए बन गए, वो पीटीआई के टिकट पर आते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं, खुद को आज़ाद कहलवाते हैं, और उसके बाद नून लीग की गठजोड़ में शामिल हो जाते हैं। मुझे सर ये बताइए, एक तो सवाल ये है कि 2017 में जो शख्स लोगों के 50-50 हज़ार में गुर्दन निकलवा रहा था, उसके पास इतनी दौलत कहाँ से आई? एफबीआर कहाँ पे है? क्या उन्होंने सारी रिटर्न्स फाइल की हुई है? सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क ये बनता है। वो जो फॉर्च्यूनर की बात हो रही है, वो जो स्विक की बात हो रही है, उनके पास जो रेंज रोवर्स और वो गाड़ियाँ हैं जो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में शायद किसी के पास हो। सही, ठीक है, ये सारे इदारे इस वक्त कहाँ पर सो रहे हैं? इस तरफ क्यों नहीं तवज्जो किसी की? शुक्रिया मैडम। थोड़ा सा मैं माजी में जाऊंगा। एजाज शुजा साहब ने अपने हिस्से की बात की, बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन है। अच्छा, कहते हैं कि जो गले हुए मुर्दे हैं वो नहीं खाड़ने चाहिए, लेकिन ये केस ही ऐसा है, अब खाड़ना पड़ेगा। इनके वालिद महरूम जो हैं, मुझे चनोट में ये हर बंदे की ज़ुबान पे है कि अब वो दुनिया में नहीं है। वो भी गुर्दा चोरी और इस तरह के काम करने में पेश रहते थे। सही। और वहाँ से इन्होंने सीखा ये, और वहाँ से इनके लिंक्स बने। अब इनकी फैमिली जो है सारी की सारी दुबई सेटल है। और जैसा कि एजाज शुजा साहब ने कहा कि वो जो उम्मे मोमिना थी, जिस खतून का फवाद हसन फवाद ने किया, ऑपरेशन कर रहा था गैर कानूनी, वो अमान से जो फवाद मुमताज, फवाद हसन फवाद ना कहें, नून लीग वाले आगे ले जाएंगे सर आपको। सुने, देखें, बाद जगह वो फवाद हसन लिखता है और बाद जगह वो फवाद मुमताज लिखता है। अच्छा, मुमताज ही सुना मैंने कहा। ये मेयो हॉस्पिटल का था डॉक्टर, एमओ था, और फिर इसने ये मुमताज हसन साहब के जो उस वक्त के प्रिंसिपल थे, उनके साथ उनके ये पीएसओ के तौर पे काम करते थे। फिर एकदम ही गुर्दा चोर के तौर पे सामने आए। वहाँ जो उम्मे मोमिना थी, जिसका वो गुर्दा का ऑपरेशन किया जा रहा था, वो अमान से आई और ये चद्दर साहब की फैमिली उन्हें लाई, उन्होंने रास्ता दिखाया। ये तारीख का हिस्सा है। और बाद में ये नामजद हुए थे, एफआईए ने इन्हें नामजद किया था। बाद में एकदम से ये बेगुनाह हो गए, और इनका नाम जो था वो एफआईए से खारिज कर दिया गया, क्योंकि पैसा बोलता है। अब आते हैं इनकी तरफ कि इनके पास पैसा कहाँ से आया, दौलत कहाँ से आई? फिर मुझे ये बताइए कि देखिए मेरी बात जी। अब जब वालिद महरूम जो थे, इनके जो वालिद थे, वो भी यही काम अहले चनोट बताते हैं, इनके मुखालफिन बताते हैं, और इनके दोस्त भी बताते हैं कि इनके वालिद साहब का भी यही धंधा था। वहाँ से लिंक्स इनके पास आए, और वहाँ से फवाद मुमताज़ के साथ लिंक हो गए, और फिर ये वहाँ से जितने लोग कहते हैं कि ज़्यादातर जो पैसे खर्चने वाले लोग थे उस वक्त कुछ 40 लाख के करीब, 50 लाख के करीब ये रेट लेते थे वहाँ, जब अरबियों को लाते थे इधर यूएई से, ओमान से, यहाँ तक कि मिस्र के केसेस भी यहाँ पकड़े गए थे। और लोग कहते हैं कि इंटरनेशनल ये स्मगलर था गुर्दे का, और इंटरनेशनल ये चोर था गुर्दे का। फिर ये गुर्दा चोर है। मुझे ये बताएं कि एफबीआर कहाँ पर है? दौलत क्यों नहीं पूछ रही? सीसीडी क्यों सो रही है सर? जी, मैं उस तरफ आ रहा हूँ मैडम। अदालत में जाएंगे तो अदालत कहेगी कि मुझसे पूछ के गाड़ी दी थी जो वापस मांगने मेरे पास आ गई। ऐसे ही है। देखिए, इनके गोशवारे जो हैं वो भी कई अदारों ने ले लिए हैं, जो इन्होंने एफबीआर में अपने सालाना गोशवारे जमा करवाते हैं। उसमें भी हेरा फेरी है, उसमें भी इसकी दौलत का कोई जिक्र नहीं है कि इसके पास कितनी गाड़ियाँ हैं। वहाँ पे तो शो है कि इसके पास एक करोला गाड़ी मौजूद है, और एक पुरानी फटीचर सी इन्होंने जो लास्ट टाइम गोशवारे थे उनमें शो की हुई है कि पोठोहार एक इनके पास जीप है, और एक टूटा फूटा घर है, और दुबई की जितनी जायदाद है
वो भी इन्होंने उस गोशवारों में दर्ज नहीं करवाई, वहाँ पे भी हेरी फेरी है। यानी कि कहना ये है कि ये सर्टिफाइड चोर है और महकमे इसकी सरपरस्ती कर रहे हैं। बुरे फंस गए हैं, सॉफ्टवेयर अपडेट होगा या नहीं होगा, बड़ा हाथ है पीछे। देखें अभी कई वज़रा पंजाब असम्बली के और पंजाब हुकूमत के इनके पीछे आ चुके हैं। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था कि हमारे वज़ीर तलीम जो है राना सिकंदर साहब, वो भी जफियाँ डाल रहे थे इन्हें और कह रहे थे कि चद्दर से अच्छा और ईमानदार बंदा ही कोई नहीं है। और ये अपने स्कैंडल से पिछली वीडियो है जी, इस स्कैंडल से पहले की वीडियो जी। देखे ना, दोस्तियां तो हैं, अब वो तमाम दोस्त जो थे इनके पीछे आ चुके हैं। अब आप एक गुर्दा चोर का आप रो रही हैं मैडम, अब यहाँ पे तो टैक्स चोरों से जो है मुबैना तौर पर तरी हुआ है कि असम्बलियाँ बड़ी बड़ी हैं, पार्लियामेंट के अंदर मौजूद हैं, अब टैक्स चोर भी मौजूद हैं और इसके अलावा फंड चोर भी मौजूद हैं। इकबाल साहब, प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं कि प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, हमें अपनी बात को ख़त्म करना होगा। बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ मौजूद रहे। अयाज शुजा साहब, आपका सर शुक्रिया अदा करती हूँ, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। लेकिन सवाल यही है कि ये दौलत सारी की सारी कहाँ से आई, क्या इदारे इस वक्त इंसाफ कर पाएंगे, और ख़ास तौर पर ये जो हमारी वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ साहबा कहती हैं कि ख़वातीन हमारी रेड लाइन है। अब ये टेस्ट केस बनेगा कि ख़वातीन वाकई उनकी रेड लाइन है या फिर अपनों को बचा लिया जाएगा। इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।